जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा 28 मार्च की हम हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन मीन्स 28 मार्च को राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस, नेशनल वीड एप्रिसिएशन डे और राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस, इट मीन्स नेशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक डे मनाया जाता है। हमने 2 पॉइंट देखा। क्या आज के ही दिन इट मीन्स 28 मार्च को ही राष्ट्रीय खरपतवार प्रशंसा दिवस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वीड एप्रिसिएशन डे, और राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस, इट मीन्स नेशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक डे के रूप में आज मनाया जाता है। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी आज की हिस्ट्री। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ और देखते हैं कि आज की क्लास में क्या है कुछ खास। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं फ्रेंड्स क्लास 6 to 12 तक की पढ़ाई, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और ये जो हम क्लास 6 to 12 की पढ़ाई कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्लास 6 to 8 कंप्लीट हो गया है। क्लास 9 हम पढ़ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। अगर अभी तक आपने हमारी इन सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके सारी वीडियोस को देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड्स, इतने डिटेल में पढ़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। एवरीथिंग आप पढ़िए, कुछ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ऐसा हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। हम ये सोच के चल रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप समझ पा रहे होंगे कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। जो आपके एग्ज़ाम में आ गया वो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में नहीं आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसीलिए हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आप चाहे किसी क्लास के लर्नर्स हों या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में जो कि जिससे होम साइंस रिलेटेड है, उसमें अगर आप अपना करियर देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास भी पहुँचाइए जो कि होम साइंस पढ़ने के इच्छुक हैं और होम साइंस को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। और अपनी राय भी फ्रेंड्स हमें कमेंट के माध्यम से, लाइक डिसलाइक जो भी आपको समझ में आता है अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमें अपनी राय भी आप अवश्य दिया करिए। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। हमने देख लिया आज की हिस्ट्री, थोड़ा बहुत अपने सीरीज़ के बारे में जान लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास से फ्रेंड्स हम करने वाले हैं हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि किस चैप्टर से रिलेटेड है फ्रेंड्स। हमने कंप्लीट किया क्या हमारा चैप्टर 18 हमने कंप्लीट किया, जो कि हमारा क्या है, तिकोनी एवं लंबी पट्टियाँ एवं उनका उपयोग एवं महत्व। ये हमारा चैप्टर 18 था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, बट इसको स्टार्ट करने से पहले अध्याय एक नज़र के माध्यम से हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है एक बार हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इस चैप्टर में पट्टियों के बारे में पढ़ा है। पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, तिकोनी पट्टियाँ तथा लंबी पट्टियाँ। इन सभी के बारे में हमने देखा। लंबी पट्टियों का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, तिकोनी पट्टियों का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। यानी कि लंबी पट्टियाँ आपको जैसे कहीं आपके हाथ में लग गया, कहीं पैर में लग गया, घुटने में लग गया, कलाई में लग गया, हर जगह बांधने के लिए अलग अलग तरह की पट्टियाँ होती हैं। तो हमने कई सारे पट्टियों के बारे में पढ़ा। इधर देखिए, कान की पट्टी बांधना है, कान पे चोट लग गई तो किस तरह से आप लंबी पट्टी बांध सकते हैं। तो इन सभी पट्टियों के बारे में हमने इस पूरे अध्याय में पढ़ा है। अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो वॉच करके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके देन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सारे ही क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। चलते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, तिकोनी पट्टी में सामान्यतः किस आकार का कपड़ा प्रयोग होता है। इट मीन्स जो ट्रायंगुलर साइड की जो
शेप की जो पट्टी होती है उसमें किस आकार का कपड़ा प्रयोग होता है? ऑप्शन ए कहता है 1/2 मीटर लंबा व 1/2 मीटर चौड़ा। ऑप्शन बी कहता है 1 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा। ऑप्शन सी 1.5 मीटर लंबा व 1.5 मीटर चौड़ा। और ऑप्शन डी कहता है 2 मीटर लंबा व 2 मीटर चौड़ा। तो तिकोनी पट्टियों में सामान्यतः जो है हम क्या करते हैं, 1 मीटर लंबा व 1 मीटर चौड़ा आकार का कपड़ा प्रयोग करते हैं। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। तिकोनी पट्टी के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? यानी कि जो जिसमें 3 कोने, तिकोनी का मतलब ही क्या, जिसमें 3 कोना, इट मीन्स ट्रायंगल। तिकोनी पट्टी के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कहता है आधार, ऑप्शन बी विकर्ण, ऑप्शन सी शीर्ष एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो तिकोनी पट्टियाँ होती है उसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमने रीफ गांठ देखा था ना हमारी क्लास में कि रीफ गांठ होती कैसे है, उसको बांधने के नियम क्या है। तो ये वही कह रहा है कि पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए यह दबाव नहीं डालती एवं इसे आसानी से खोला जा सकता है। ऑप्शन बी कहता है यह ढीली रहती है। ऑप्शन सी कहता है यह खूबसूरत दिखाई देती है एंड ऑप्शन डी कहता है यह आसानी से नहीं खुलती। फ्रेंड्स, पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दबाव नहीं डालती एवं इसे आसानी से खोला जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्लो हिच किस प्रकार की झोली में बनता है? ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। क्लो हिच किस प्रकार की झोली में बनता है? ऑप्शन ए कॉलर कफ झोली, ऑप्शन बी बड़ी झोली, ऑप्शन सी सेंट जॉन झोली, ऑप्शन डी सकरी झोली। तो फ्रेंड्स, जो क्लो हिच होता है ना वो कॉलर कफ टाइप की झोली में बनता है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। हमने क्लो हिच के बारे में भी पढ़ा है अपनी क्लास में, वीडियो देख के आप वहाँ से समझ सकते हैं कि क्लो हिच क्या है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सी झोली हंसली की हड्डी टूटने पर बांधी जाती है? ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑप्शन दे रखा है आपको, बोल रहा है कौन सी झोली ऐसी है जो कि हंसली की हड्डी टूटने पर बांधी जाती है। ऑप्शन ए कहता है कॉलर कफ झोली, ऑप्शन बी बड़ी झोली, ऑप्शन सी सकरी झोली, ऑप्शन डी सेंट जॉन झोली। तो फ्रेंड्स, हंसली की हड्डी टूटने पर जो झोली बांधी जाती है वो कौन सी है? सेंट जॉन झोली। इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं। सेंट जॉन झोली का क्या कार्य है? ऑप्शन ए एक हाथ के सिरे को दूसरे हाथ के सिरे पर रखना, ऑप्शन बी एक हाथ को सहारा देना, ऑप्शन सी कहता है दोनों हाथों को सहारा देना एंड ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो सेंट जॉन झोली होता है ना उसका कार्य क्या होता है? एक हाथ को सहारा देना। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। हंसली की हड्डी की पट्टी करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हंसली की हड्डी की पट्टी करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है गांठें ऊपर व नीचे की ओर होनी चाहिए, ऑप्शन बी कहता है पट्टी अधिक कसी होनी चाहिए, ऑप्शन सी कहता है गांठ कंधे के ऊपर की ओर होनी चाहिए, ऑप्शन डी कहता है गांठ कंधे के नीचे की ओर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हंसली की जब हड्डी टूट जाती है ना तो उसकी पट्टी करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो गांठ आप बांधे ना गांठ कंधे के ऊपर की ओर होना चाहिए। यानी कि हंसली की हड्डी की पट्टी करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गांठ आप लगाते हैं पट्टी में वो कंधे के ऊपर की ओर होना चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है हाथ की पट्टी बांधते समय तिकोनी पट्टी के आधार वाले भाग को कितने सेंटीमीटर की ओर मोड़ते हैं? ध्यान दीजिएगा, हाथ की पट्टी बांधते समय तिकोनी पट्टी के आधार वाले भाग को कितने सेंटीमीटर अंदर की ओर मोड़ते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कहता है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी कहता है 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हाथ की पट्टी बांधते समय तिकोनी पट्टी के आधार वाले भाग को 4 सेंटीमीटर अंदर की ओर मोड़ते हैं। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर अंदर की ओर मोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 कहता है कि कोहनी की पट्टी, ध्यान दीजिएगा,
कोहनी की पट्टी बांधने के पश्चात उसे किस झोली में डालना आरामदायक होता है। यानी कि अगर किसी के कोहनी पे चोट लग गई है, अगर आप उसकी पट्टी बांध रहे हैं तो किस तरह की झोली में आप उसको डालेंगे जिससे उसको आराम मिले। तो ऑप्शन ए कहता है कॉलर कफ झोली, ऑप्शन बी बड़ी झोली, ऑप्शन सी सकरी झोली, ऑप्शन डी सेंट जॉन झोली। तो फ्रेंड्स, कोहनी की पट्टी को बांधने के पश्चात उसे बड़ी झोली में डालना आरामदायक होता है। कौन सी झोली में? बड़ी झोली में। इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10 देखते हैं। जांग तथा कूल्हे की पट्टी बांधने के लिए कितने तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। जांग तथा कूल्हे की पट्टी बांधने के लिए कितनी तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी क्या कहता है 4। तो फ्रेंड्स, जांग तथा कूल्हे की पट्टी बांधने के लिए 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। कितने तिकोनी पट्टियों की? 2 तिकोनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। सिर की पट्टी बांधते समय प्राथमिक चिकित्सा को खड़ा होना चाहिए। सिर की पट्टी, अगर किसी को सिर में चोट लग गई है, उसकी पट्टी बांधने समय जो चिकित्सक होता है, यानी कि जो फर्स्ट एड करता है, प्राथमिक चिकित्सक को खड़ा होना चाहिए। कहाँ खड़ा होना चाहिए? ऑप्शन ए है रोगी के सामने, ऑप्शन बी कहता है रोगी के पीछे, ऑप्शन सी रोगी के दाएं, या फिर ऑप्शन डी रोगी के बाएं। तो सिर की पट्टी बांधते समय प्राथमिक चिकित्सक को रोगी के पीछे खड़ा होना चाहिए। पीछे खड़ा होगा तभी तो अच्छे से पट्टी बंधेगी ना। तो ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। तो ये तो था हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब फटाफट अति लघु उत्तरीय देख लेते हैं। पट्टियों के प्रकारों के नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा। हमने 2 प्रकार की पट्टियां पढ़ी। कौन सी? तिकोनी पट्टियां व लंबी पट्टियां। ऑप्शन क्वेश्चन 2 कहता है गांठें सामान्यतः कितनी प्रकार की होती है? भी हमने पढ़ा। गांठें भी हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? ग्रेनी गांठ तथा रीफ गांठ। लंबी पट्टियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आंसर है लंबी पट्टियों का प्रयोग सामान्यतः घाव को ढकने के लिए तथा घाव पर दवा जो आप लगाते हैं उसको रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 4, गाज से आप क्या समझते हैं? गाज हमने बहुत बार पढ़ा है। हमारी क्लास 6 to 8 की क्लासेस हुई है ना, उसमें भी गाज का बहुत अच्छे से जिक्र है, बहुत एक्सप्लेन कराया गया है आपको। तो गाज से आप क्या समझते हैं? लंबी पट्टियां महीन तथा जालीदार कपड़े से बनाई जाती हैं। इस कपड़े को गाज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबी पट्टियां महीन तथा जालीदार कपड़े से बनाई जाती, इस कपड़े को गाज कहते हैं। क्वेश्चन 5 है कॉलर कफ झोली शरीर के किस अंग को सहारा देती है? तो आंसर हो जाएगा कॉलर कफ झोली बांधने का उद्देश्य कलाई को सहारा देना होता है। क्वेश्चन 6 है सिर की पट्टी बांधने के लिए कितनी लंबी पट्टियों की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा सिर की पट्टी बांधने के लिए 2 लंबी पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन 7 अग्र बाहु की पट्टी बांधने के लिए किस आकार की पट्टी की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा अग्र बाहु की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती है। यानी कि किसी के अग्र बाहु पे पट्टी बांधनी हो तो उसके लिए क्या करना है? 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर लंबी पट्टी की आवश्यकता होती। क्वेश्चन 8 देखते हैं आंख की पट्टी बांधने के लिए कितनी चौड़ाई की पट्टी की आवश्यकता होती है? तो आंख की पट्टी बांधने के लिए 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। यानी किसी को आंख में अगर लग गया है और आंख में पट्टी बांधनी है तो आपको कितने सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता होती है। तो अब है ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, इसका क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मैं आप सबको बार बार कहती हूँ कि इसका आप खुद भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया करिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? पट्टियां प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्यों उपयोगी हैं? अथवा प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का विशेष महत्व होता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा पट्टियों से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक चिकित्सा में इनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। हमने पट्टियां देख ली और हमें पता भी है, तो आप ये देखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप खुद ही सॉल्व किया करिए फ्रेंड्स आंसर, क्योंकि खुद सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन 2 देखते, कॉलर कफ झोली किस प्रकार से बांधी जाती है? हमने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा है। क्वेश्चन 3 कहता है लंबी पट्टी को बांधने की विधि को बताइए। हमने इसमें भी देखा है बहुत अच्छे से। साधारण चक्राकार विधि, अधोमुख चक्राकार विधि, 8 आकार की पट्टी, तो ये सभी हमने इसमें देखा है। फिर क्वेश्चन 4 कहता है तिकोनी पट्टी के माध्यम से कोहनी पर किस प्रकार की पट्टी
बांधी जाती है। तो आप इसमें भी आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 है, जबड़े की पट्टी बांधने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि जब किसी को जबड़े में लग जाए तो किस तरह से पट्टी बांधी जाती है। देखिए कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, इसीलिए मैं इसका आंसर बोल के भी आपको नहीं बताती हूँ कि जो है आप ना खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 6 है, पैर की पट्टी बांधने समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है अथवा पैर की पट्टी बांधने की विधि संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन 7 कहता, हथेली पर लंबी पट्टियों को किस प्रकार से बांधा जाता है, देख लीजिए। क्वेश्चन 8 है, अग्रबाहु की पट्टी बांधने की क्या प्रक्रिया। क्वेश्चन 9 है, लंबी पट्टी के प्रयोग से एड़ी पर पट्टी किस प्रकार बांधी जाती है। एंड क्वेश्चन 10 है, लंबी पट्टी के प्रयोग से सिर की पट्टी किस प्रकार बांधी जाती है। यानी कि लंबी पट्टी का प्रयोग करके सिर की पट्टी आप किस प्रकार से बांध सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन आंसर थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की। और ये जो भी क्वेश्चन अभी हमने लघु उत्तरी में आपको बताए ना, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास बुक है तो फिर कोई बात ही नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन की बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का ही, और आंसर आप खुद सॉल्व करिए। अगर आप सच में सीरियस होकर पढ़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ मैं बोल रही हूँ कि आप आंसर खुद सॉल्व कीजिए। आप देखिए, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं, और ये कैसे पता लगेगा, जब आप अपना एनालिसिस आप खुद करेंगे। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने ऊपर आप देखिए, अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। इट मीन्स आप एक बार वीडियो देखिए, उसको ध्यान से सुनिए, देन आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, 2 बार 3 बार आप कुछ भी काम कर रहे हैं, काम करते करते वीडियो चला दीजिए, वीडियो चलती रहेगी, आप अपना काम करते रहिए, ये स्टोरी की तरह आपके माइंड में फीड हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको मैं 2 से 3 बार रिपीट करती हूँ, कि शायद एक बार दिमाग से निकल, 2 से 3 बार जब एक ही चीज़ को आप सुनोगे तो आपको 101% आपको समझ में आएंगी। तो मेरा यही उद्देश्य है, बार बार जो है किसी भी टॉपिक को रिपीट करके बताने का, जहाँ मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसको बार बार रिपीट करती हूँ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो है क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हुआ, और हमारा चैप्टर 18 विथ क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिया है। इस हमारी पूरी क्लास जो हम 9th पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हमारा अभी क्या बचा है, हमारा सिर्फ 3 चैप्टर और बचा है। इट मीन्स हमारा चैप्टर 19, 20 और 21, उसके बाद हमारा ये क्लास 9th हमने कंप्लीट कर लेंगे हम, और फिर हम आ जाएंगे हमारे क्लास 10th में। देखिए ना, थोड़ा थोड़ा मेहनत करके हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमने क्लास 9th भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ा बड़ा था, क्लास 6 to 8 थोड़ी सी, मतलब उसका सिलेबस थोड़ा कम था, वो बहुत फटाफट होता गया। बट क्लास 9th बड़ा था, फिर भी आप देखिए हमने ज़्यादा कहाँ, 15-20 दिन के अंदर ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 डेज़ के अंदर हमने देखो पूरी बुक पढ़ डाली कि नहीं। अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता होगा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। हाँ, बीच में थोड़ा सा मैंने क्लास लेना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। इसीलिए मैंने अभी देखिए क्लासेस 2 टाइम के लिए कर दिया, मॉर्निंग टू इवनिंग मैं करा रही हूँ, जिससे कि आपका कवर अप हो सके। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाने का, कि अच्छे तरीके से कि आपको चीज़ें समझ में आए और आपके माइंड में फीड हो। बाकी आप अपनी राय दीजिए, आप बताइए कि आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है कि नहीं। पर्सनली जो ये हम भी कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके पहले जब हम रिवीजन करते हैं ना, यानी कि हाँ हमारा जो रिवाइज़ करते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का, देन हम अपना क्या करते हैं, हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आती है कि नहीं, आपके अकॉर्डिंग ये सही है कि नहीं। तो प्लीज़ आप जो है रिस्पॉन्स किया करिए, अपनी राय हमें दिया करिए, मुझे भी थोड़ी फीलिंग हो कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा हमारा न्यू चैप्टर 19। और चैप्टर 19 में हम पढ़ने क्या वाले हैं, वो तो आपको क्लास के टाइम ही पता लगेगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और जाते जाते फ्रेंड्स ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आप भी हमारे इस सीरीज का हिस्सा बन सके और जुड़ सके हमारे साथ। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।